हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और चार्जेस, करंट, सर्किट, इन चीजों के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है। इसमें आपको सारा चैप्टर 1 से 2 घंटे में कवर करा दिया जाता है। अब पेन कॉपी लेके बैठो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन है क्वेश्चन भी सॉल्व करना। और फिर इसके बाद आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, इसका नाम है सुखलाल एकेडमी, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, पावर और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल दैट गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी सब एटॉमिक पार्टिकल से, एटॉमिक पार्टिकल यानी कि प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। इसका सिंबल होता है क्यू, क्यू होता है। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें आती हैं इनके अट्रैक्शन रिपल्शन की। जब भी हम दो लाइक चार्जेस को पास में रखते हैं तो उनके बीच क्या होता है रिपल्शन। जैसे कि हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, जब इन दोनों को हम पास लाएंगे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होता है। या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, इनकी हम बात करते हैं। तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अनलाइक चार्ज जैसे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है और हमारे साथ में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब इन दोनों को साथ रखेंगे तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, ये करते हैं अट्रैक्ट ईच। ठीक है, नेगेटिव अनलाइक में क्या हो रहा है, सॉरी अनलाइक चार्जेस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अनलाइक लाइक में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसा बताया है कि जो भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, हमारे किसी बॉडी में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज का एक मल्टीपल होता है। जैसे कि ये होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी चार्ज कोई प्रेजेंट होते हैं किसी बॉडी में, जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या है, E यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वो क्या है, किसी बॉडी में जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट चार्ज के नंबर्स का मल्टीपल है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये होती है ई की वैल्यू। इसको और अच्छे समझते हैं, आओ क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज प्रेजेंट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम। अब ये पूछ रहा है कि हमसे एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 1 कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है, इनटू ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको हम इधर लाएंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल्स टू एन है।
इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, अब देखो 1.6 है, इससे हम इसको कट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी ऑलमोस्ट 0.6 इंटू 10 के पावर -90, जो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 10 के पावर +90 हो जाता है, क्या हो जाता है 10 के पावर +3 हो जाता है, क्या आएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे n को तो 6 इंटू 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर एक कूलम की बात की जाए तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज के किसी भी वायर में चार्ज के फ्लो होने का क्या रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, तो डिनोट करते हैं हम ए से। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q बाई टी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन क्या होता है, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसका डायरेक्शन उस वायर में फ्लो हो रहे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्या होती है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट हम उस पाथ को बोलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पे इस सर्किट में क्या है, यहाँ से करंट निकलता है, यहाँ से करंट निकलेगा और वापस क्या आ रहा है यहाँ पे वापस आ रहे हैं, यानी कि देखो एक तो पहला ये क्लोज्ड है, इसमें पूरा करंट जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं रुक नहीं रही करंट, कहीं करंट का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आता है इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा, if a net charge q flow across any cross section of a conductor in time t, then the current I through cross section is, ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब भी किसी चीज को, जब भी किसी सिलेंड्रिकल चीज को, वायर कैसा होता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है, उसका उसको बीच से काट दोगे क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, तो वही मैंने सर्कल इसका यानी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इस जो क्रॉस सर्कुलर एरिया है इसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो पूछा इस क्रॉस सेक्शन से 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में अगर Q चार्ज पास होते हैं, Q चार्ज पास होते हैं तो क्या होगी, I करंट जनरेट होगी, यानी कि अगर I करंट जनरेट करना है हमें तो हमें Q चार्ज पास करना होगा T टाइम में, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस कंडक्टर से क्या कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, एक मेरे पास वायर है, इससे मैंने एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज पास कर दिया, एक सेकंड में क्या कर दिया, एक कूलम का चार्ज पास कर रहा हूं, यानी कि अगर I इक्वल्स टू Q बाई टी है, हमने Q की वैल्यू 1 रखी है, T की वैल्यू क्या कर रही है हमने 1, तो कितनी करंट जनरेट होगी 1 एम्पियर, यानी कि अगर हमें 1 एम्पियर की करंट जनरेट करनी है तो क्या करना होगा, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में इस वायर के क्रॉस सेक्शन से पास कराना होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट 1 एम में, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 10⁻³ एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, जिस इक्वल 10⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁶। अच्छा, एमीटर, एमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है, और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब अगर किसी भी सर्किट से जितनी करंट निकल रही है उतनी ही करंट क्या होगी अमीटर में जानी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसका प्लस इसके प्लस और इसका माइनस इसके माइनस, तो हम ऐसा नहीं करते, इसका प्लस इसके सामने रहेगा, इसका माइनस बैटरी का जो सेल है आपके पास उसके माइनस के सामने रहेगा, ठीक है।
इसको हम सीरीज में करते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से आई करंट निकल रही है, जितनी करंट निकलेगी वही करंट यहाँ भी पास होनी चाहिए, ठीक है। सीरीज का मतलब ये होता है जितनी करंट सेल से जनरेट हो रही है उतनी ही करंट एमीटर में होके वापस पास होनी चाहिए, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। करंट कितना, करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये ठीक है, इधर का टाइम पूछा है, हमसे पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमसे चार्ज पूछा है, नहीं हमसे क्या पूछा है, क्यू पूछा है। तो आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम टाइम को यहाँ ले आते हैं, हो जाएगा आई इंटू टी। देखो क्यू पूछा है हमसे, आई की वैल्यू दे रखी है 0.5, 0.5, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स, 10 मिनट दिया हुआ है। अगर हमें इस मिनट को सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 इंटू 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड, ठीक है। 10 मिनट में क्या हो जाएंगे 600 सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लेते हैं 60 और कर देते हैं एडम, हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 600.5 मल्टीप्लाई करोगे 300, 300 कूलम। तो कितना हमारे पास चार्ज पास होगा, कितना हमें चार्ज मिलेगा, 300 कूलम का चार्ज चाहिए अगर आपको 10 सेकंड में 0.5 एम्पियर की करंट बनानी है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किसी भी इनफाइनाइट से जब भी हम कोई चार्ज, एक क्यू चार्ज लेके आते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनफाइनाइट से एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज या फिर माइनस क्यू चार्ज, हम किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब जब ये चार्ज रुका हुआ होता है तो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फील्ड को बोलते हैं, जो फील्ड चार्ज जो जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इस चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज यानी कि, यूनिट चार्ज यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, इस चार्ज हम यहाँ पे लाते हैं तो इसको इनफाइनाइट से यहाँ लाने में जितना वर्क डन किया गया होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम चीज यही। अब देखो इस चार्ज को पहले कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से ला रहे थे, अब हम इसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हमने यहाँ प्लस क्यू है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, ठीक है, प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, तो इस पोटेंशियल पे, मतलब पहले पोटेंशियल प्रेजेंट है, जब मैं इसी पोटेंशियल में इस चार्ज को जब यहाँ से मैं यहाँ लेके आऊंगा तो जो वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अब मैं चार्ज का ट्रेवल कर रहा हूँ, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ, तो उसमें जितना काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो V होता है W अपॉन में Q, ठीक है। इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसको डिनोट करते हैं हम P से। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करने का काम करता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलली। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट्स कॉल्ड voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel. इसमें कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल का मतलब ये होता है, अगर कोई यह सपोज करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब करंट आती है, यहाँ से करंट बाहर निकलती है तो क्या होता है, एक करंट इसमें जाती है I1 चल बोल देता हूँ मैं इसको, और एक करंट I2 इसमें जाती है। अब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, जब करंट डिवाइड होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में क्या था, करंट सेम थी और इसमें क्या है पैरेलल कनेक्शन, करंट जो है क्या हो रही है वो डिवाइड हो रही है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। Question: How much work is done to moving a charge of 2 coulomb across 2.7% distance? कितना? V इक्वल्स टू क्या था, W अपॉन में Q। ये क्या दे रखा है हमें, Q की वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखा है हमें, V की वैल्यू दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, W, हमसे W पूछा है,
W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी वर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हम Q को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। W इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, Q की वैल्यू 2, W इक्वल टू बाद 12 हो जा 24 जूल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम, जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट में बेसिकली जितने भी अप्लायंस होते हैं, रेजिस्टेंस या बल्ब, तो उनका एक सिंबल होता है, उसी सिंबल को यहाँ बताया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसका सिंबल ये होता है। जब आप बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। बैटरी का कनेक्शन जैसे होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये होती है क्या, बैटरी। ये जो लॉन्ग वाली डंडी दिखाई, जो बड़ी वाली डंडी दिखाई देती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव छोटी वाली, ठीक है। प्लग की ओपन का मतलब, देखिए अगर ऐसे कनेक्शन हो, ये है ओपन और ये है तो क्लोज। ओपन का मतलब होता है अभी सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी ओपन का मतलब तो घरों में जैसे आप स्विच बंद करते हो, तो पंखा बंद कर दिया तो वो क्या होता है, उसी को यहाँ बोला गया है ओपन, यानी कि अभी करंट फ्लो नहीं कर रही है। क्लोज यानी कि आपने उसको चालू कर दिया, करंट फ्लो होने लगा, पंखा चलने लगा, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज। तो इसका तुम ओपन का मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ, और क्लोज का मतलब है सर्किट ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। जब दो वायर ज्वाइंट्स होते हैं तो उनका ये सिंबल होता है। अगर वायर ज्वाइंट नहीं हो रहा है, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करके जा रहा है, यानी कि एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। बट वायर आगे जुड़ रहा है इससे दूसरे वायर से, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, इनका सिंबल ये होता है। बेसिकली ये किसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये लिखा होता है बीच में। तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ये लिखा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ बताता है कि अगर किसी भी सर्किट में अगर आप V की वैल्यू, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, तो उस सर्किट में जो करंट होगा उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। यानी क्या होता है, V जो होती है, क्या होता है, जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यहाँ पे देखो जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ाई गई है वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ती गई है। ये क्या है, ये है V की वैल्यू, और ये क्या है, ये है I, यानी ये करंट की वैल्यू। तो हमें एक ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है। ये जो ग्राफ होता है किसका होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यानी कि R का। अब देख रहे हो ये चेंज नहीं हो रहा, यानी कि v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं v को इधर लाऊंगा तो सॉरी I को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन में I हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और v अपॉन में I, v अपॉन में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है वो कांस्टेंट क्या है r को क्या बोलते हैं हम, r क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं इसका नाम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या आता है कि अगर किसी भी सर्किट में आप V को जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही I बढ़ता जाएगा, V को जितना घटाओगे उतना ही I घटता जाएगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। रेशियो ऑफ V अपॉन में I इज ऑलवेज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ बात ये है ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो ये जो वैल्यू होती है फ्लक्चुएट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, आओ आगे बताता हूँ। इट इज द रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि आर क्या होता है, एक गिवन टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है। तो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हो तो क्या होता है, आर की वैल्यू चेंज होती है। जब अगर आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो इस इक्वेशन में देखो V इक्वल्स टू I बराबर क्या है, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज आएगी। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आर यहाँ बदलोगे आप,
इनकी भी तो वैल्यू फ्लक्चुएट होगी ना। तो ये एक यहाँ पे लिखा भी है प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपको शायद ये वैल्यू ये चीज नहीं मिलेगी। आपको ये जो ग्राफ है ये हल्का सा टिल्ट होता हुआ टेढ़ा या दिखाई दे सकता है, ठीक है, कर्व हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे हो सकता है। फिर यार रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हमने देखा होगा मोशन में जब हम कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब चलते हैं रोड पे, तो हमारे मोशन को कौन अपोज करता है, कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन के क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके मोशन को अपोज करने का, रोकने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। तो सेम वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, चार्ज को रोकने के लिए रेजिस्टेंस। जब भी किसी सर्किट में किसी वायर में चार्ज फ्लो होती है तो उस चार्ज को रोकने के लिए, यानी कि उसका मोशन रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर। एक गिवन मेटालिक वाले वायर के लिए क्या होता है, आर कांस्टेंट होता है। तो आर बराबर क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में, ठीक है। आर का जो यूनिट होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इसको बोलते हैं हम। जो ओम साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये इसकी यूनिट दी गई, ओम। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये क्या होता है, अ कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज क्या करता है, रेगुलेट करंट। तो इट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट, ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अच्छा, इनका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे कि अभी मैंने बताया, ये रेजिस्टेंस आपने देख लिया। अब ये क्या कर रहा है, कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट। ये सर्किट में करंट कैसे रेगुलेट कर रहा है, देखो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आई। अब इसने कहा विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, यानी कि आपको वी क्या कर दिया इसने, वी इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे। जब आप वी को कांस्टेंट कर दोगे तो जब रिजल्ट देखोगे तो क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन में आई, ठीक है। यानी कि अगर आर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वी घट जाएगा। इसी सर्किट में जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो अब क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये उसी बात करिए, बात कर रहा है, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जा रहा है और जो रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा करंट घट जा रहा है या रेजिस्टेंस घटाने से हमारा करंट बढ़ जा रहा है। और रियोस्टेट ये वही डिवाइस है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसी से क्या होता है, करंट बढ़ता है या घटता है। आगे चलते हैं। और ये डिवाइस है कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये होता है रेजिस्टेंस, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये प्रॉपर एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होते हैं, अ कंडक्टर हैविंग द सेम ऑपरेशनल रेजिस्टेंस कॉल्ड एज रजिस्टर। बेसिकली ये क्या है, रजिस्टर है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है और रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। याद रखना, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रजिस्टर क्या होता है, ये क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है। A conductor having some appreciable resistance is called a resistor, ठीक है। गुड कंडक्टर कौन होता है, जिनका लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। बैड कंडक्टर कौन होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलेटर कौन होता है, जिनका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। जिनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स इन पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो कौन कौन से होते हैं, लेंथ होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आप किसी सर्किट में वन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अगर किसी सर्किट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप
रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और एरिया क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 में ए होता है। यानी कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ, अगर एरिया को घटाओगे आप, एरिया को बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया को घटाओगे आप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे के ये वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। आओ इनके बारे में हम कुछ और पढ़ते हैं। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पर डिपेंड करता है, और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। आर किस पे डिपेंड करता है, पहले एल पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड, 1 में ए पे, यानी कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इनका हम नहीं लेते, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में होता है रिलेशन, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, बट वो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी हम फिलहाल इन दोनों की बातें करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन ये हो जाता है, दूसरा एक क्वेश्चन ये हो जाता है। जब हम इन दोनों को साथ लिखते हो तो आपको रिलेशन मिलता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। तो आर इक्वल्स टू हो जाता है रो एल अपॉन में ए, ठीक है। ये रिलेशन मिलता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं रो, यानी कि इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को हम और कैसे भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इज अ फंडामेंटल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यह जो होती है ना, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, हर एक कंडक्टर की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और मटेरियल दैट मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द करंट। यह क्या होती है, बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कोई भी कंडक्टर कितना बढ़िया है, मतलब कितना हाईली रेजिस्टिव है, कितना कम रेजिस्टिव है, किससे करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली बना लो, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल्स हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। आर इधर चला आएगा, एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन में इंटू अपॉन में एल। इसकी असाइनमेंट क्या होती है, रो मीटर। फॉर्मूला यूनिट कैसे बनाओगे, देख लो। रो बराबर क्या है, आर इंटू ए अपॉन में एल है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, सॉरी रोम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, रो बराबर क्या मिलेगा आपको, ओम मीटर। रो बराबर क्या मिलेगा, ओम मीटर। ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 वोल्ट, 1200 ओम। मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 ओम दे रखी है, ठीक है। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम, और वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। हाँ, अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मच करंट, हमसे आई पूछा है, आई कुछ निकालना है, हमें आई निकालना है। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, हमें आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी के नीचे अपॉन मिलेगा, मतलब वी अपॉन में आर इक्वल्स टू आई, आई इक्वल्स टू वी अपॉन में आर रिलेशन मिलेगा। आई फाइंड करना है, वी कितना दे रखा है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, वी की वैल्यू दे रखी है 1200, वी की वैल्यू दे रखी है 220, 220, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। ये एक जाएगा, कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब 2 से कट करो, 2 11 आएगा, 11 टू 22, और यहाँ पे 6 आएगा, 60 आएगा। जो आई हमारा आया, आई की वैल्यू कितनी आई, 11 अपॉन में 60। इसको और कट करोगे तो जो आई आपका आएगा 6 1 जा 6, 1.9, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो पॉइंट
तो इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट आएगी 0.19 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.19 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बी क्वेश्चन। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल विल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है, वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, डिस्टेंस कितना दे रखा है 100, मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। हमसे क्या पूछा है, करंट पूछ रहा है। वी अपॉन में आई, सॉरी आई का फॉर्मूला हमने कभी क्या निकाला था, आई का फॉर्मूला हमने निकाला था वी अपॉन में आर निकाला था। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220, वी दिए रखा है, आर दे रखा है 100। सॉल्व करोगे, अब यहाँ दो जीरो है उसको ऊपर भेज दो, आएगा 2.2 एम्पियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आई इक्वल्स टू कितना आया, कितना मतलब 0.0 कर रहे हैं यहाँ पे 0.19, यहाँ पे आया 2.2। अब यहाँ पे ये कैसे आया, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों क्वेश्चन में v क्या है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर v कांस्टेंट तो हम क्या ले लेंगे, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r। ये हो सकता है, यानी कि पहले क्वेश्चन में i कितना दे रहा, पहले क्वेश्चन में i कम आया है, कम क्यों आया है, r ज्यादा, यानी कि r जब ज्यादा था तो i कितना है कम, r कितना था यहाँ पे 1200 था। अब r को घटा के क्या कर दिया गया है, यहाँ पे 100 कर दिया गया है, यानी कि पहले r ज्यादा था तो i कम आया है, अब क्या कर दिया गया है r को कम कर दिया गया तो i क्या हो गया है बढ़ गया है। ठीक है, तो ये इसका है और ये आप देख रहे हो जब v कांस्टेंट हो जाएगा तो i कम करोगे तो r बढ़ जाएगा, i बढ़ाओगे तो r घट जाएगा। ये दोनों का रिलेशन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी कि हमें v दे रखा है 60 वोल्टेज। व्हेन यू ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, i की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अच्छा, व्हाट करंट विल हीटर इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। हाँ, अच्छा, हाँ, देखो पहले क्वेश्चन में क्या तुम्हें दे रखा है, एक हमारे पास सर्किट है उसमें एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है, हीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, आर बराबर क्या हमने निकाला था अपन, V अपॉन में आई, आर बराबर क्या होगा, V की वैल्यू दे रखी है 60, आई की वैल्यू दे रखी है 4, कट करेंगे तो 15 ओम जो रेजिस्टेंस हमारा, आर की वैल्यू कितनी है हमारा 15 ओम, 15 ओम रेजिस्टेंस लगा है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती नहीं है, होती है नहीं होती है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या निकालना है हमें, व्हाट करंट निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R हो जाएगा। V कितना है 60 है, क्या पोटेंशियल को बढ़ा दिया गया 120 कर दिया गया, पोटेंशियल क्या कर दिया गया 120 कर दिया गया है, और R की वैल्यू कितनी आई थी 15 आई थी, तो I कितना हो जाएगा 5 3 जा 50, सॉरी 5 8 जा 8 एम्पियर, 5 8 जा 120। ठीक है, क्या देखो पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड बताता हूँ मैं, दूसरा मेथड बताता हूँ। अब देखो इन दो केसेस में क्या है कि जब भी किसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो ना, तो वहां पे रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में आप करंट ड्रॉ करते हो तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था V अपॉन में I इक्वल्स टू R कांस्टेंट, हमने ये पढ़ा था ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के प्रोपोर्शनल है। तो हम मानते हैं कि पहले करंट, पहले क्या वोल्टेज था इस केस में जब 60 वोल्ट लगा था और 4 एम्पीयर की करंट ड्रॉ हो रही थी, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ये हमारा V1 है और ये क्या है हमारा ये I1 है। अब बाद में क्या कर दिया इन्होंने पोटेंशियल को 120 कर दिया, यानी कि ये हो गया V2। तो हम ये लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर I है तो V1 अपॉन में V2, V1 अपॉन में V2 इक्वल्स टू I1 अपॉन में I2,
ये लिख सकते हैं रेशियो बना के, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। V1 कितना दे रखा है? V1 दे रखा है आपका 60, V2 कितना आ गया था? 120 आ गया था। I1 कितना दिया हुआ था? 4 एम्पियर। और I2 हमें निकालना था, हमें I2 फाइंड करना है। सॉल्व करो इसको, ये 22 आएगा, 62 जा 120। अब I को ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो I2 बराबर क्या आएगा? 4 इंटू 2, 8 एम्पियर। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, ये करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, कंपेयर करके करना। ठीक है, आगे चलते हैं। Resistance of a metal wire of length A1 meter is 26 ohm and 20 degrees Celsius. The diameter of wire is 0.3 mm. What will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 1.2 predict the material of wire. इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A wire of a given material having length L and area cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having resistance length L by 2 and area cross section 2 way? हमने R का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R is equals to रो L by A, ये पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो कंडीशन है, एक बिफोर की और एक है आफ्टर की। ये क्या कह रहे हैं? L एक कंडक्टर है, वायर है, सॉरी मटेरियल, उसका लेंथ पहले L था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था। अब इन्होंने क्या किया, तो इसका जो L था, A था, लेंथ L था, एरिया A था, इसका जो रेजिस्टेंस आया था उसकी वैल्यू कितनी थी? 4 ओम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि लेंथ को क्या कर दिया है? L/2 कर दिया है, एरिया को क्या कर दिया है? 2A कर दिया है, ये कर दिया है। क्या हमसे पूछ रहे हैं, बताओ R कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हम बोल देते हैं ये है L1, ये है L की वैल्यू, ये है वैल्यू। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं। इस केस में अगर हम रेजिस्टिविटी निकालें तो कितना होगा? आर ए अपॉन में एल, ये होगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये होता है। आर कितना दे रखा है? 4, ए कितना दे रखा है? ए, एल कितना दे रखा है? एल। रेजिस्टिविटी हमारा इतनी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर अब हमें इसमें, अब सेकंड वाले केस में इसकी बात कर रहा हूं, सेकंड केस, अब इसमें मैं निकालना होगा रेजिस्टिविटी। आर इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल, ये होता है, ये होता है ना। तो रो निकालना है हमें, सॉरी 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 सॉरी, हमें यहाँ पे आर निकालना है। आर सोच होता है रो एल बाई ए होता है, तो आर हमें निकालना है। हमें सेकंड में क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ही पूछा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यही तो पूछा है हमसे। रो दे रखा है आपका कितना, रो हमने भी निकाला था इतना, 4A अपॉन में एल इंटू एल, एल कितना हो गया है अब? एल बाई 2 हो गया है, एल बाई 2 डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो गया? 1 अपॉन में 2A। एरिया कितना हो गया? 1 अपॉन में 2A। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 4 2 जा 4, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यानी कि आर देखोगे तो कितना आ गया? 1 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कैसे हो गया? पहले रेजिस्टेंस 4 था, अब 1 हो गया है। मैंने आपको भी बताया था ना, क्या बताया था? आर दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल है, एल बढ़ेगा आर बढ़ेगा, अगर एल घटेगा तो आर घटेगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले लेंथ कितना था? लेंथ एल था, बाद में उसको कितना कर दिया गया? एल बाई 2। रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया, तो सॉरी लेंथ को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। वहां पे एरिया भी देख सकते हो, आर क्या था? 1 अपॉन में ए था, ए को क्या कर दिया गया था? 2A कर दिया गया, यानी कि एरिया को बढ़ा दिया गया था, इसलिए ही ये कम हो गया, दोनों तरीके से। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड मैंने क्या पढ़ा था? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है,
अगर रो कांस्टेंट को हम हटा दें, रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, और कुछ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल व्हाट विल द एंड द वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखो मटेरियल सेम है ना, और यहाँ पे मटेरियल, यानी कि मटेरियल क्या है, सेम। और रेजिस्टिविटी किसकी बदलती है, रेजिस्टिविटी अगर तब बदलती है जब आप मटेरियल चेंज करो, अगर मटेरियल सेम रहता है तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है, यानी कि इसका तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, यानी कि इसका क्या सेम होगा, इसका जो रो होगा, इसका जो ये होगा रो, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, यानी कि R1, सॉरी यहाँ पे हम ले सकते हैं रो इज इक्वल्स टू क्या होता था, आर एल बाई आर, आर ए बाई एल होता था, ये कांस्टेंट हो गया। तो R1 A1 अपॉन में L1 इक्वल्स टू R2 A2 अपॉन में L2 लिख सकते हैं। R1 कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, A1 की वैल्यू A थी, L1 की वैल्यू L थी, R2 कितना दिया हुआ, R2 में फाइंड करना था, A2 कितना हो गया था, 4A हो गया था, L2 कितना हुआ था, L अपॉन में 2 हो गया था, L बाई 2, या फिर इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, L बाई 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, L इंटू यहाँ पे 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी ये तो 2 हो गया ना, 2A हो गया था, यहाँ पे क्या हुआ था, 2A हो गया था, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जा कितना होगा 4, 2 यहाँ से 2 गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये भी 2 चला गया, तो R2 कितना आया, 1 ओम। कर सकते हो, ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, कंपेयर क्वांटिटीज को कंपेयर करके, ठीक है। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब जो किसी भी सिस्टम में जो रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं उनको हम दो तरीके से ऐड करते हैं, पहला होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन वो होता है जिसमें करंट सेम होती है, जैसे कि ये देखो इसको हम बोलते हैं सीरीज, ये होता है सीरीज, ये होता है पैरेलल। ये क्या होता है सीरीज, वो क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल। अब यहाँ पे देखो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या हुआ, जो करंट यहाँ पे निकलेगी वो करंट इसमें जाएगी, इसमें जाएगी और इसमें भी जाएगी, यानी कि तीनों में क्या है, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। बट इस केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों रजिस्टर का वो क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका होगा क्या, इसका V1 होगा, अगर यहाँ निकालना होगा तो ये होगा V2, और ये यहाँ पे निकालना होगा तो ये होगा V3, ठीक है। इन तीनों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, बट इन तीनों केसेस में करंट सेम होगी, यानी हमें V निकालना है तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IR1, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1। अगर मुझे V1 का करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई V का निकालना है तो क्या हो जाएगा, IR1। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, इसमें इसमें करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है इसका R1 है, क्लियर है। V2 कितना है IR2, V3 की क्या होगा IR3। अब इन तीनों में देखोगे IR इक्वल्स टू, आई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिला,
R1 प्लस R2 प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा था ना कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। पैरेलली देखो क्या हो रहा है, अब करंट यहाँ से निकली, अब ये क्या करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ करंट यहाँ जाती है, कुछ करंट यहाँ जाती है, कुछ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2, यहाँ करंट क्या जा रही है I3। बट इन तीनों को मेजर करने के लिए अगर इस पॉइंट पे आप यहाँ भी लगाते हो और यहाँ भी लगाते हो और एक वोल्टमीटर लगाते हो, ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेजर करने पे आएगा, तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल जो वोल्टेज वोल्ट मीटर होता है वो एक ही हम इस्तेमाल करते हैं, वही तीनों का मेजर कर लेता है। बट इस केस में यानी कि वोल्टेज सेम होता है तीनों का, और तीनों में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है, तीनों में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। तो इस केस में अगर हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या आएगा हमारा, अब इस केस में देखो क्या है, करंट तीनों में अलग अलग हमें आई निकालना हो, क्या करना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 करना होगा तीनों में करंट निकालने के लिए। आई की वैल्यू क्या होती है V अपॉन में R, ये क्या हो जाएगी V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में क्या होगा, V तीनों का सेम है, यहाँ पे V अपॉन में R1 लेंगे प्लस V अपॉन में R2 लेंगे प्लस V अपॉन में R3 लेंगे, तो 1 अपॉन में R इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में, ठीक है। ये इस्तेमाल करते हैं हम पैरेलल कनेक्शन के, और ये इस्तेमाल करते हैं हम सीरीज कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये सीरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और ये पैरेलल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज बस वही बात सेम बात है, यहाँ पे देखो करंट निकाल रहे हैं का, इसमें जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो हमें क्या मिलता है R बराबर क्या मिलता है, फिर से प्रूफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो तीनों का V क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं है। यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। ओम्स लॉ से हमने देखा था, ये क्या हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहाँ पे I को कॉमन लेके I से कट कर दोगे तो R मिलेगा, कर देता हूँ मैं I R इक्वल्स टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर हमको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है सीरीज कनेक्शन, समझ में आया। अब जैसे कि यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का है, यहाँ दे रखा है 5 ओम, यहाँ दे रखा है 3 ओम, बट पूछा है फाइंड, जिसने दिया है आपको फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट R, तो R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R आप सॉल्व करोगे 10 5 3, 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा 18 ओम, ये है, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस होता है नेट सीरीज रेजिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है an electric lamp whose resistance is B is 20 ohm and the conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery, फिगर में टोटल रेजिस्टेंस बताना है ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पहले क्या बताना है ए, पहले ए करते हैं हम, ये क्या बताए टोटल रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि देखेंगे इससे कौन सा कनेक्शन है, अब देखो जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस 20 दिया है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, लिख लेते हैं हम 4 ओम का रेजिस्टेंस है।
तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है 20, R2 कितना दिया हुआ है 4, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 24 ओम। क्लियर है। बी सॉल्व करते हैं। बी कितना दिया हुआ है, द करेंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के थ्रू कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। अब देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना आया हमें 24, करंट पूछा है V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, आई की वैल्यू कितनी होती है V अपॉन में आर, आई बराबर क्या होता है V की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, आर कितना दे रखा है 24, 6 4 24, ये आएगा 0.25 सॉरी 0.25 एम्पियर, 5 एम्पियर 0.2 एम्पियर का करंट यहाँ पे जनरेट चल रहा है इस सर्किट के अंदर। अब क्या पूछा तीसरा पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। ये V1 है, ये V2 है। अब बताओ यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें करंट कितना आ रहा है, करंट हमारा आ रहा है 0.25 एम्पीयर का करंट आ रहा है। तो अगर मैं ये निकालना होगा, इसमें मैं मानता हूँ R1 तो मानता हूँ R2। तो अगर मैं सी पॉइंट या फिर कंडक्टर बोल सकते हो, लैंप, पहले हम लैंप का निकालते हैं या R1 निकालते हैं पहले। R1 बराबर कितना होता है, R1 की वैल्यू कितनी दी थी 4 ओम दिया हुआ है, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ओम। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई की वैल्यू कितना जा रहा है उसमें 0.25 एम्पियर जा रहा है करंट, आर दे रखा है 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 वोल्टेज, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां प्रेजेंट है। अगर R2 की बात करें हम, R2 की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ देखो V इक्वल्स टू क्या होगा आई आर टू, यहाँ V इक्वल्स टू आई आर वन था। आई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी थी 0.25, आर टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर टू दिया हुआ है 4। यहाँ पे जो R2 था बच्चा वो था 20 था, यहाँ पे था 20। तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी 5, ये 5 वोल्टेज आएगी यहाँ, 5 वोल्ट, ये वैल्यू कितनी आएगी 5 वोल्ट। तो ये कितने की 22.5 इंटू वो करोगे तो ये आएगा आपका 1 वोल्ट। चेक कर लो यहाँ पे सही है कि नहीं। नेट वी नेट कितना आ गया, वी नेट बराबर कितना आ गया V1 प्लस V2, ये हमने क्या निकाला है V1, ये क्या निकाला है 2। V1 कितना दिया हुआ है 5, V2 कितना आया है 1, कितना आया 6 वोल्ट, जो 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई थी। समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल मोटर क्या होता है, पैरेलल मोटर क्या होता है 1 अपॉन में R नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। यहाँ पे क्या होता है I जो होता है I सेम, यानी कि करंट, करंट सेम, करंट क्या होता है सेम, पोटेंशियल, सॉरी सॉरी गलती होगी, यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज सेम, अक्रॉस कंडक्टर करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। देख सकते हो यहाँ पे करंट अलग आएगी, यहाँ करंट अलग आएगी, यहाँ करंट अलग आएगी, बस सबका क्या है टी क्या है सेम है। और इस केस में क्या था, करंट सेम था, डिफरेंट क्या था पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था डिफरेंट था। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन आता है पैरेलल का। इस फिगर के लिए R1, R2 and R3 resistance of value of 5, 10 and 30 which have been connected by a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. ठीक है, the total current in the circuit, the total circuit resistance पहला निकालते हैं। the current through each resistor यानी कि हमें अगर क्या दे रखा है, ये R1 जो है कितने का है, ये 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 30 ओम है। 5, 10 और 30 ओम है। ठीक है, तो अगर क्या पूछा है हमें करंट थ्रू यानी कि हमें I1 पहले निकालना है, तो I1 में क्या इस्तेमाल करेंगे, V अपॉन में R1। I1 कितना आएगा, V कितना दे रखा है आपको, V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दे रखा है, V कितना दे रखा है 12 वोल्ट। I1 आएगा, R1 कितना हो जाएगा 5, सॉल्व करोगे तो 5 को 12 डिवाइड 5 टू 10.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, ये I1 आ गया। ठीक है, I2 निकालेंगे अब, यानी कि V अपॉन में R2। V कितना है 12, I2 कितना दे रखा है 10, ये कितना आएगा 1.2 एम्पियर। I3 निकालेंगे अब, V अपॉन में R3। V कितना दे रखा है 12, R3 कितना दे रखा है 30। इसको सॉल्व करना, 3 4 12 4 यानी कि 0.4 एम्पियर। ठीक है, I1, I2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी। के बाद बी क्वेश्चन, ठीक है, पूछ रहे हैं कैलकुलेट द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा कर लिया हमने, द टोटल करेंट इन द सर्किट। टोटल करेंट कितना आएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना आया है 2.4, I2 कितना है 1.2, I3 कितना है 0.4। सॉल्व करोगे 2 3 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट में जनरेट हुआ है। सी क्या पूछ रहा है अब, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। 1 अपॉन में R1 कितना दिया हुआ था 5, R2 कितना दिया हुआ था 10, R3 कितना दिया हुआ था 30। एलसीएम लोगे आएगा 30, 5 6 30, 10 3 30, 3 33, ये 6 3 9 1 10। जो 1 अपॉन में R आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 अपॉन में 30, तो R बराबर कितना आएगा 60 ओम। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इस फिगर में जो R1 है 10 दिया हुआ है, R2 40 दिया हुआ है, R3 30 दिया हुआ है, ये दिया है 10, ये दिया है 40, ये दिया है 30, ये कितना दिया हुआ है R4 20, R5 है 60 ओम। ठीक है, टू 12 वोल्ट बैटरी, जो बैटरी है कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पहले फाइंड करते हैं हम टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं हम, R1 और R2 को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 कितना आएगा 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 40। एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, 10 4 जा 40, 4 1 जा 40 1 जा 40, तो आ गया आपका 5 अपॉन में 40, 5 8 जा 40 यानी कि 1 अपॉन में 8 आया। यहाँ की जो R आएगा, मैं इसको मान लेता हूँ RA, ये कितना आएगा हमारा 8 ओम का RA आया है। अब मुझे निकालना है RB, तो अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है,
तो ये कुछ कैसा बन जाएगा सर्किट, सपोज कर लो ये ऐसा दिया हुआ है, हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रजिस्टर ये बन जाएगा, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे इन तीन, अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करते हैं, आरबी को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 30 20 60, 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में, पहले कर लेते 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4, 1 अपॉन में R5। सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन में R3 कितना दिया हुआ है 30, R4 कितना दिया हुआ है 20, R5 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, कट करेंगे तो कितना आएगा 1/10 आ जाएगा। यहाँ 1 बाई क्या है 10, तो जो आरबी आएगा, आरबी की वैल्यू कितनी आएगी 10 ओम। आज नेट निकालना होगा हमें, कितना आएगा आर ए प्लस आरबी। ये कैसे आया, क्योंकि अब यहाँ पे जो देखोगे, जो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10 ओम। अब यहाँ जो करंट निकलेगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, यानी कि अभी क्या हो गया, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। कैसा कनेक्शन हो गया, ये सीरीज हो गया। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी कर देंगे। आर ए कितना आया था 8 आया था, आर बी कितना आया था 10 आया था, इसको सॉल्व करो तो 18, सॉल्व करो तो कितना आएगा 8 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 18 एम्पियर, सॉरी 18 ओम। कितना आएगा 18 ओम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टोटल करंट फाइंड करना है, वी पार्टिया करना है हमें, आई फाइंड करना है पूरे सर्किट में कितना होगा वी अपॉन में आर। तो आई फाइंड करना है, वी कितना दिया हुआ है 12, आई कितना दिया हुआ है 18, सॉल्व करोगे 8 4 जा 12, 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 इज इक्वल्स टू 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट आपका जनरेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन है, कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कनेक्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि अगर कोई सीरीज कनेक्शन की हम बात करें, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक बल्ब लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्विच लगा दिया, एक की लगा दी। देखो यानी कि की क्या है, ऑन है। अब इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। देखो यहाँ पे दिया है इन अ सीरीज कनेक्शन सर्किट करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इस सीरीज में क्या है, करंट आई क्या है कांस्टेंट है, जो आई इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, और वही करंट इसमें जाएगा। बट मुझे ये बताओ सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। अगर इसको रिक्वायरमेंट होगी 10 एम्पियर करंट की, इसको रिक्वायरमेंट होगी 15 एम्पियर करंट की, इसको रिक्वायरमेंट होगी 2 एम्पियर करंट की। रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है, बट करंट क्या हो रहा है, सब में सेम जा रहा है। ये सही नहीं होता, ठीक है, वेस्टेज होता है। सेकंड दिया है कि अगर इस कनेक्शन में सपोज करो कि ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाता है, कनेक्शन यहाँ से टूट जाता है, तो ये क्या होगा, ना ये काम करेगा फिर, और ना ही ये काम करेगा, और ना ही ये काम, इन तीनों में तो कोई भी काम करना बंद कर देगा। तो ये सीरीज का डिसएडवांटेज होता है। और यहीं पे क्या होता है, पैरेलल की बात करें हम, ये पैरेलल में एडवांटेज होता है, पैरेलल डिवाइड्स द करंट थ्रू ऑल द इलेक्ट्रिसिटी एट दिस में। अगर पैरेलल कनेक्शन है में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ये यहाँ हमने फिर बल्ब बना दिया। ठीक है, ये अब इस केस में देखो, जिसको इतनी करंट रिशो चाहिए, यानी करंट क्या होगी यहाँ पे, यहाँ से क्या निकली आई करंट निकली, तो यहाँ आई वन जाएगी, यहाँ क्या जाएगी आई टू जाएगी, यहाँ क्या जाएगी आई थ्री जाएगी। अब जिसको जितनी करंट चाहिए, जिस अमाउंट में करंट चाहिए, उस अमाउंट में करंट यहाँ पे अवेलेबल होगी, सबको उतनी करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले अगर है सर्किट, इसमें करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है टोटल रेजिस्टेंस। अब इनको को आर नेट निकालना हो, तुम्हें आर नेट निकालना होगा,
ये भी क्या आता है, कम आता है उस सीरीज की कंपेयर में। जैसे कि अगर सीरीज की बात करें, यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 एम्पियर 10 एम्पियर, और ये भी दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि 30 एम्पियर आ जाएगा। बट जिसमें दिया हुआ है 10 10 10, ये कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 बाई, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। This is helpful. This helps particularly when each carrier has a different resistance and require different current to operate properly. हाँ, ये वही हेल्पफुल होता है, जैसे कि अब इसको 10 एम्पियर का है, ये भी अलग अलग, सॉरी सबके रेजिस्टेंस क्या अलग अलग है। जैसे कि अब ये 2 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का है, और ये 100 एम्पियर का है, 100 ओम का है, सॉरी 100 ओम, 100 ओम, ये 2 ओम का है। अब ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा करंट चाहिए, इसको कम करंट चाहिए, इसको कम करंट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करंट इनमें डिवाइड हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होता है, वो जो अप्लायंस होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, वो अपने यूज के साथ साथ जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो हर एक वायर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, यानी कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। If the electric circuit is purely resistive, that is the configuration of resistor only connected to a battery, the source of energy continuously get dissipated and entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, आयरन्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो, जब भी कोई करंट, जब भी कोई कनेक्शन, जब भी कोई डिवाइसेस या कोई कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली हीटर बैटरी से कनेक्टेड होता है, उसमें क्या जनरेट होता है, उसमें हीट जनरेट होता है। जो एच जनरेट होता है, एच की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर टी। क्या वैल्यू होती है, आई स्क्वायर आर टी। ये होता है करंट रजिस्टर, और ये टी क्या होता है, टाइम। एच होता है हीट। एच जो होता है, इसका जो यूनिट होता है, एच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। जूल यूनिट क्या होती है इसकी, किसी भी यूटिलाइज। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की आयरन हो गया, हीटर हो गया, उनका बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे चाहो तो आप आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन में, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन में आई। जब आप आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर, आर की बराबर क्या हुआ, वी अपॉन में आई पुट कर दिया मैंने, इंटू टी। एच मिल जाएगा आपको आई, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, आई वी अपॉन इंटू टाइम। एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आर की जगह आई की जगह वैल्यू पुट कर लो। अगर आप आई की वैल्यू पुट करोगे, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है। तो आपको जो मिल जाएगा वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, आई स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर इंटू टाइम। तो ये आपको मिल जाएगा, इंटू से आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर टू टाइम। ये एच की एक और नई वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप चाहो तो वैल्यूज पुट करके नए नए फॉर्मूले भी बना सकते हो। अच्छा, इस जो अभी हमने जो पढ़ा एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या बताता है, डायरेक्ट जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टर, यानी कि एच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट आई के स्क्वायर। और अगर इसमें केस में क्या है, आर क्या है, आर कांस्टेंट है। अब क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, यानी कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आर, और क्या होगा, आई क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हम यहाँ टाइम की बात क्यों नहीं कर रहे, दिमाग में आ रहा होगा ना आपके, यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट नहीं है। वो टाइम तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, कितना सेकंड में प्रोड्यूस करना है, कितने घंटे में प्रोड्यूस करना है, तो टाइम सेकंड घंटा वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, यानी
अब यहाँ पे अगर H डेटिव प्रोपोर्शनल टू हमें T करना होगा तो यहाँ क्या करना होगा, R एंड I दोनों क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। ये कहता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपसे ये कहता है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वोल्ट, यानी कि पावर की बात कर रहा है, तो 40 वॉट पावर एट रेट when heating is at maximum rate and 360 वोल्ट when heating is minimum rate। ये कब है, मैक्सिमम पे है, और P इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 360 वॉट जब मिनिमम पे है। द वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केसेस, करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो एक चीज मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे एक और वैल्यू होती है, H इक्वल्स टू होता है P इंटू और वैल्यू होती है, ठीक है, और P इक्वल्स टू होता है V टू I। ध्यान रखना, ये हम मैं आगे बताऊंगा, इसको भी आगे बताऊंगा। तो इसने क्या क्या दे रखा है, P दे रखा है, V दे रखा है, व्हाट आर द करंट एंड द नीड केसेस। पहले हम निकालते हैं, इन्होंने दो केसेस का पूछा है, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम पूछा है। पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम, जब करंट में जब इतना एनर्जी मिल रहा है, इसको 840 वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, तो इस केस में हीटिंग इज मिनिमम। जब मैक्सिमम हीटिंग हो रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। तो इस केस में अगर आई निकालना होगा तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, पी इक्वल्स टू होता है पी इंटू आई। पी आपको निकालना होगा, वी का पी दिया हुआ कितना है 840 वोल्ट, 40 वॉट, 840 इक्वल्स टू पी कितना दिया हुआ 220, तो आपको आई निकालना है। आई कितना हो जाएगा 840 अपॉन में 220, कट करोगे 11, यहाँ कट करोगे 4 2, को सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 11 3 33 9 3.9 एम्पियर, ऑलमोस्ट आंसर आएगा, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस कितना आएगा, अगर आर की बात करें तो आर कितना होता है, वी अपॉन में आई होता है, तो आर वी कितना दिया है 220, आई कितना आया 0.39, ऑलमोस्ट मान लेते हैं हम 4। सॉल्व करोगे तो 4 5 20, 4 5 20, 55 का रेजिस्टेंस, ठीक है। 100 joule of heat is produced in produce each second in a 4 ohm resistance। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी रखी है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, यानी कि हमसे V की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ईच सेकंड, यानी कि T की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेकंड, T इक्वल्स टू कितना है 1 सेकंड, तो क्या पूछ रहा है V पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, H इक्वल्स टू V स्क्वायर R इंटू टाइम। H दे रखा है 100, V हमें निकालना है, R कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो टाइम दिया है 1 सेकेंड। इधर ले जाएंगे कितना आएगा 400 इक्वल्स टू V स्क्वायर, V निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 400, V इक्वल्स टू कितना आएगा 20। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस क्या हो गया, एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसका घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो एक जैसे कि कॉपर या जिंक का बना होता है, कैन बी यूज्ड टू फ्यूज इलेक्ट्रिक व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ current flow through the electric circuit, the heat generated and increases as well as the fuse thereby the breaking fuse। जैसे कि अब घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है, तो जब सर्किट में करंट ज्यादा तेज आता है, तो ज्यादा तेज करंट होगा तो क्या करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक पर्टिकुलर करंट के अमाउंट पे जाने पे क्या होता है, फ्यूज की वायर क्या होती है मेल्ट हो जाती है। अगर फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है तो जो आपके घर में कनेक्शन है, सर्किट करने घर में जो कनेक्शन है वो आउटर कनेक्शन से टूट जाती है। उससे क्या होता है आपके घर के जो अप्लायंस जो टीवी फ्रिज वगैरह होते हैं वो जलने से बच जाते हैं, ज्यादा करंट आता है तो वो भी जल जाते हैं, बट फ्यूज क्या करते हैं वही कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसका एग्जांपल, इसको जो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है
वो ज्यादा हीट करने पे क्या होता है, ग्लो करता है। तो एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है, जूल्स लॉ का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक नॉलेज जैसे कि आयरन, टोस्टर, ओवन या फिर केटल वगैरह जो हीटर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड होते हैं, उन पे वो काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इट्स द रेट एट विच द एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, या फिर इसको बोल सकते हो P इक्वल्स टू H बाई T, मतलब रेट ऑफ हीट कंज्यूम। या फिर इसको आप बोल सकते हो V स्क्वायर आर, V स्क्वायर आर ऐसे, या फिर इसको बोल सकते हो I स्क्वायर आर। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसको बोल सकते हो। इसकी एस आई यूनिट क्या होती है, इसकी एस आई यूनिट होती है, एक सेकेंड, एस आई यूनिट इसकी क्या होती है, पावर की एस आई यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, इसकी लार्जर यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि किलो वाट आवर। किलो यानी कि जब इसी का मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से और आवर में यानी कि 3600 सेकेंड से, तो किसमें बदल जाएगा, किलो वाट आवर बदल जाएगा। किलो वाट आवर की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो किलो में कितने होते हैं, 1000 इंटू वाट इंटू आवर कितने होंगे, आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 वॉट सेकेंड। ठीक है, ये पावर की यूनिट होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टुवर्ड 220 वोल्ट, V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, करंट कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर P पूछा है हमसे, बताओ P क्या होगा। P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, 220 दे रखा है, आई दे रखा है 0.5, सॉल्व करोगे आप 100 नहीं आएगा, इसका आएगा 110 वॉट। ठीक है, 110 वॉट। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जिसका 400 वॉट पावर ऑपरेट कर रहा है 8 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटर फॉर एट द रेट ऑफ 3 पर किलो वॉट आवर। पर किलो हुआ है P इंटू टी होता है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, टाइम यहाँ दे रखा है 8 आवर्स, 8 आवर्स एक दिन की दे रखा है, इसमें पूछा हमको 30 डेज का, तो इंटू कर देंगे 30 डे इंटू किलो वॉट आवर में पूछ रहा है, ये तो हमने वॉट में दे रखा है, इसने किसने पूछा है किलो वॉट में, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करने से उसमें बदल जाएगा, वो किलो वॉट में बदल जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 4 3 12, 8 12 8 96, 96, ये क्या आया है हमारा 96। अच्छा, इसने क्या पूछा है 3 रुपए पर किलो वॉट से हिसाब से ना, तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा 96 आया है, तो क्या है किलो वॉट आवर, क्या आया है, रेट हमें निकालना है, तो रेट कैसे निकलेगा 96 इंटू 3 कर दोगे 18 28 रुपीज आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आपका सिलेबस खत्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्राई करो, रिवीजन करो। बाकी अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम पे सर्च करो सुखलाल एकेडमी, या फिर उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां पे नोट्स लो, ताकि वहां आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, रिविजन नोट्स मिलेंगे, ये जो मैं नोट्स लिखवा है ये नोट्स मिलेंगे, कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।